हेलो बच्चों, क्या हाल चाल तुम सबके? कैसे हो तुम सब? अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? वो क्या है ना कि मैं युद्ध लड़ने गया हूँ, तो वहां से मैं तुमको आवाज मार रहा हूँ यार, तुम सुन पा रहे हो मेरी वॉइस? हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि मेरा घोड़ा भाग गया है, तो मुझे पैदल आना पड़ रहा है वहां वॉर फील्ड से। अरे मैं दिख गया क्या तुमको? हाय, कैसे हो? हाउ आर यू बच्चों? क्या हाल चाल? तो क्या हाल चाल भाई? सब बढ़िया हो? हाउ आर यू जूनियंस? आ गया मैं वापस से आपको दोबारा से वही बात बोलने की, भैया पढ़ाई लंबी नहीं मजेदार होनी चाहिए। अब भी तुम भी सुन सुन के पक गए हो ना। वो क्या है, देखो बच्चे, आज सही में अपन लड़ाई करके आ रहे हैं, लड़ाई करके आ रहे हैं, युद्ध करके आ रहे हैं, ठीक है? यानी मस्त युद्ध में मैं गया हुआ था, वहां पे मेरे घोड़े ने मेरे को धोखा दे दिया और दुश्मन मेरे पीछे तलवार लेके भागा, लेकिन उससे तेज मैं भागा। क्यों? क्योंकि मैंने कल ही बूस्ट पिया था, ठीक है? तो भैया बूस्ट वूस्ट पी लिया करो, बहुत काम आता है, मेरे को युद्ध में बहुत काम आया, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो आप सोच रहे हो कि सर ये क्या चल रहा है आपके साथ, ये क्या युद्ध कर रहे हो सर? घोड़ा दौड़ा रहे हो सर, तलवार लेके आ रहे हो सर, क्या क्या चल क्या रहा है, क्या मजाक चल रहा है सर ये? ठीक है, तो भैया देखो बात ऐसी है बेटा, बहुत सिंपल सी, मैं आपको शुद्ध भाषा में बात बताता हूं। तो बात ये है कि गाना नहीं गा रहा हूं मैं, कि आज हम कुछ ऐसे करने वाले हैं, यानी आज हम बहुत सारे युद्ध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चोलास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक मूवी आ रही है रिसेंटली, उसका ट्रेलर आया है PS1 करके, ठीक है? चोल्स के ऊपर, ये चोल साम्राज्य के ऊपर ये बच्चों, ठीक है? तो चोला साम्राज्य के ऊपर ये मूवी है। एंड द मजेदार बात बच्चों ये है कि काफी टाइम बाद मतलब कुछ ट्राई किया गया है पोर्ट्रे करने का फ्रॉम द चोला डायनेस्टी एंड द पल्लव डायनेस्टी, राइट? तो ये मूवी जब आएगी तो अपन देख ही लेंगे और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में भी। फिलहाल आज क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही धमाकेदार, यानी आज हम बात करेंगे कुछ नए किंगडम्स की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, आर्किटेक्चर की, यानी सुंदर सुंदर मंदिरों की, और साथ ही साथ बच्चे चोल साम्राज्य की, राइट? तो आज की ये खतरनाक वाला डिस्कशन होने वाला है पूरा का पूरा फिल्मी। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करिए, लेकर के एक ही स्टाइल में कैसे अपने डिवाइस को करना है आपने फुल स्क्रीन, डिस्ट्रैक्शंस यानी नोटिफिकेशंस को करना है ऑफ, और करनी है मेरे साथ पढ़ाई सुपर सुपर टॉप। आर यू रेडी बच्चों? क्या तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, सर के अंदाज में आ जाओ। तो और जल्दी से हमारे सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दो भैया कमेंट सेक्शन के ऊपर, फटाफट से कमेंट सेक्शन के ऊपर अटेंडेंस लगा दो। और जो सवाल मैं पूछूंगा तो उसके तुम बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स देते हो बेटा, ऐसे ही आंसर्स देते रहो, बहुत मजा आता है तुम्हारे आंसर्स पढ़ के। पर्सनली मैं बहुत सारे आंसर्स पढ़ता हूं आपके, है ना? और कुछ बच्चों की जो एक दो डाउट्स है, मैं सोच रहा हूं उसको क्लब करके लेके आऊंगा आपके लिए इन द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई आज के हमारे धमाकेदार वाले प्यारे वाले डिस्कशन की, जिसका नाम है न्यू किंग्स और किंगडम्स। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। चलो देखो बच्चों, आपको ये नक्शा दिख रहा है बहुत सुंदर सा। अच्छा, एक एक इसमें मजेदार बात बताऊं आपको कि बेटा ये नक्शा बहुत पुराना है, यानी बहुत पुराना है, यानी बहुत बहुत पुराना है, ठीक है? इसका मतलब है कि बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, तब ये जो एरिया आप देख रहे हो एक देश के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना? यानी जो आप इंडिया, जिसको आप कंट्री आप कहते हो ना, इंडिया इंडिया, राइट? जिस देश की आप बात करते हैं बच्चे, तब ये एक देश के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था, बट एक जोग्राफिकल एरिया था, एक बड़ा सा कह सकते हैं जमीन का टुकड़ा था, जिसमें बहुत सारे राज्य, बहुत सारे राजा जो थे वो रूल करते थे, ठीक है? आज हम चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे, चंदेलों के बारे में पढ़ेंगे, परमार के बारे में पढ़ेंगे। तो एक मजेदार आपको बात बताऊं बच्चों, तो ये जो आप देख रहे हो, जो डायनेस्टीज देख रहे हो, ये जनरली आपकी राजपूत डायनेस्टीज हैं, राइट? सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट देम। आज हम पृथ्वीराज चौहान की एक मजेदार कहानी भी सुनेंगे। हम बात करेंगे बच्चे राष्ट्रकूटास की, हम बात करेंगे चोल अंपायर्स की, चोलास की हम बात करेंगे, चेरास की, और हम बात करेंगे पांड्यास की। चेरास जो है बेटा वो केरला में जो है आपको रूल करते थे। चेरास को केरला पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है? अगर जिन बच्चों को नहीं पता, मैं स्पेशली बता रहा हूं कि चेरास को केरला पुत्र भी कहते थे। पांड्यास थोड़े तमिलनाडु वाले रीजन में थे आपके, और बाकी चोल आपके मैक्सिमम डेक्कन रीजन में मिलते हैं, ठीक है? फिर एक पाल डायनेस्टी थी, पाल डायनेस्टी बच्चों बंगाल की थी, दैट वाज देयर इन बंगाल, राइट? तो इतने सारे नए नए किंगडम्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट? तो अलग अलग रीजन में बच्चे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के जो राज्य थे, अलग अलग तरीके के किंगडम्स थे, वो अपन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यानी कि डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? और अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं, काबुल वाले साइड की बात करूं, तो वहां पे मुस्लिम रूलर्स थे, जैसे गजनी के महमूद थे। तो गजनी के महमूद बहुत लालची थे, बहुत पैसा लूटते थे इधर उधर से, ठीक है? तो उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, इमरजेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टीज। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है बच्चे? एम्पायर, यानी राज्य, साम्राज्य, किंगडम, राइट बेटा? तो राज्य, साम्राज्य, किंगडम, ये हमारा एम्पायर है बेटो, ठीक है?
तो बहुत सारे जो एम्पायर्स है, नए नए राज्य, नए नए किंगडम है, ये 7वीं से 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच आपके आने स्टार्ट हो गए, राइट। सो बाय 7th सेंचुरी डिफरेंट रीजन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बेटा जो एक देश से बड़ा हो ज्योग्राफिकल एरिया में, लेकिन एक कॉन्टिनेंट से छोटा हो, राइट। तो जब सब कॉन्टिनेंट की आप बात करते हैं तो उसमें इंडिया का पार्ट भी आता है, और पाकिस्तान वाला साइड भी आता है, थोड़ा अफगानिस्तान वाला साइड भी आता है, थोड़ा श्रीलंका वाला साइड भी आता है। यानी ज्योग्राफिकल एरिया, यानी एक जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा जो कि कॉन्टिनेंट से छोटा है लेकिन किसी एक कंट्री से साइज में बड़ा होगा, राइट। एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि सब कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या है, राइट बच्चों। तो सब कॉन्टिनेंट यहां पे कोई पर्टिकुलर देश नहीं है, बट यहां पे ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, एक ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, राइट बच्चों। तो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहले बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे और वॉरियर चीफ्स हुआ करते थे। वॉरियर कौन होते हैं बेटा, योद्धा, जो लोग लड़ाई करते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी, तो सोसाइटी में 4 तरीके के आपको डिवीजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, है ना। जिसमें क्षत्रिय का काम था समाज की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, जो दुश्मन है उनसे बचाना, ठीक है। तो अभी क्या है बच्चों, जो वॉरियर चीफ्स है, चीफ कौन होता है, हेड। तो ऐसे ग्रुप्स के जो हेड थे वो काफी पावरफुल थे, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इनको जो है ना इक्वल पोजीशन में माना जाता था बाय द एग्जिस्टिंग किंग्स, राइट बच्चों। तो इनका काफी रौला चलता था। जो आपके वॉरियर चीफ्स थे या आपके जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे। लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं बच्चे, एक जमीन के मालिक। अब वो जमीन, सपोज करो मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है। उस जमीन पे क्या किया मैंने, कुछ लोगों को हायर कर लिया, वो काम कर रहे हैं मेरे लिए, मजदूरी कर रहे हैं, तो मैं उस जमीन का जमींदार हुआ, यानी जमीन का मालिक, है ना। बहुत सिंपल सी बात है भैया, मैं हुआ जमीन का मालिक, यानी मैं हुआ लैंड का लॉर्ड। बहुत सिंपल, जमीन को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड, मालिक हो गया लॉर्ड, तो मैं बन गया लैंड लॉर्ड। सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ दे हैड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स and overlords and had to be present at the courts and provide military support। अब क्या था, राजा जी को अलग ही मजे आते थे। राजा जी बैठ गए ऐसे कुर्सी में, हाँ भैया लाओ पेश किया जाए, जमींदार तुम क्या लाए हो, अरे तुम क्या लाए हो। राजा जी मस्त कुर्सी पे बैठे, अभी तुम्हें मेरी कुर्सी नहीं दिख रही हो क्योंकि मैं ऐसे स्टैंड कर रहा हूं, ठीक है। राजा जी मस्त कुर्सी बैठे, जमींदार क्या लेके आए हो, ओ भाई तुम क्या लेके आए हो, सेब लाए हो, मैंने केला कहा था। राजा जी को अलग ही मजे चलने, है ना। तो जमींदार वगैरह उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों जब राजा को मिलिट्री की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, तो मिलिट्री सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता था, यही वॉरियर चीफ्स और लैंडलॉर्ड्स प्रोवाइड करते थे, राइट। चलिए, हाउएवर ये जो सामंत है, इनको हम सामंत भी कहते हैं लैंडलॉर्ड्स को, व्हेन दे गेन्ड पावर इन वेल्थ, एक टाइम आएगा ना बेचारा लैंडलॉर्ड जमींदार राजा से दुखी हो जाएगा। जब देखो केला मंगाता है, जब देखो सेब मंगाता है, कल कहता है लौकी लेते हैं ना, कोई काम ही नहीं है इस आदमी के पास, फालतू राजा है, एकदम बेफालतू राजा है ना। अब क्या हुआ, सामंत के पास या लैंडलॉर्ड के पास जब पावर आ गई, शक्ति आ गई, पैसा आ गया, तो उसने कहा राजा जी तुम रखो अपनी लौकी, हम जा रहे हैं हमारा करेला लेके, ठीक है। यानी कि करेले की सब्जी बहुत पसंद है सामंत को, राजा को लौकी की सब्जी पसंद है, बट करेला इज माइटियर देन लौकी, हालांकि मुझे दोनों नहीं पसंद है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, सामंतों के पास जब पावर आ गई, जब पैसा आ गया, तो उन्होंने कहा राजा से कि राजा एक काम करो बेटा, तुम रखो अपना सब कुछ राज्यवाज अपने पास, हम तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएंगे हम अपना, ठीक है। हम जा रहे हैं तुमसे अलग होकर के, अब ये तुम्हारे लिए गिफ्ट गिफ्ट नहीं लेके आने वाला है, हम पावरफुल लोग हैं, हम अपना राज्य बनाएंगे, हम खुद राजा बनेंगे, तुम्हारे यहाँ क्यों हम गिफ्ट लेके आए। तो इन्होंने अपने आप के इंडिपेंडेंस होती बच्चे डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दी, राइट। And they declare themselves as Mahasamant, Mahamandaleshwar, right, and so on. At times they even asserted their independence from the overlords, right. तो बच्चे जैसे जैसे इनके पास पावर आती गई, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू किया और साथ ही साथ अपने आप को अलग अलग टाइटल्स देने लगे। कौन कौन से टाइटल्स देने लगे, महासामंत, महा मतलब बिगर वन, महामंडलेश्वर, मंडल क्या होता है, एक गांव का समूह समझ लीजिए, या गांव का एक ग्रुप समझ लीजिए, जैसे 4-5 गांव मिला करके जो एरिया कहलाएगा वो कहलाता है मंडल, और उस मंडल का जो अधिकारी है, जो टॉप नॉच ऑफिसर है, वो कहलाता है मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। खतरनाक नाम। अच्छा, पहले के लोगों को ना अलग ही फैंटेसी होती थी, पहले के नॉर्मल नाम जैसे राजेश नाम है ना, राजेश समझ नहीं आ रहा, महा महा महामहिम महामंडलेश्वर चक्रवर्ती राजेश। सोचो अगर उस टाइम पे स्कूल्स में टीचर अटेंडेंस लेती तो कितना डिफिकल्ट होता, है ना। पहले बच्चे का नाम खत्म लेते लेते अगर 50 बच्चे हैं क्लास में, है ना, टीचर का पूरा दिन मुझे लगता है अटेंडेंस लेते लेते ही चला जाता,
क्योंकि इतने लंबे लंबे टाइटल होते थे। महामंडलेश्वर श्री 100-104 राजे राजेश्वर, है ना, एक बच्चे का नाम है, ठीक है। दूसरे बच्चे का नाम आया चक्रवर्ती चक्र प्रभु महामंडलेश्वर रवि सिंह, ठीक है। अरे यार खत्म हो रहे हैं भाई, इतने लंबे लंबे टाइटल्स है। मतलब पहले के राजा का अलग ही चलता था भाई, इनके लंबे लंबे टाइटल्स होते थे, बहुत लंबे लंबे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये युद्ध जीत गए तो खुद को कहता है चक्रवर्ती हम भाई, बहुत बढ़िया, चक्रवर्ती का टाइटल ले लिया, है ना। महादंड विधायक का टाइटल ले लिया, मतलब कुछ भी टाइटल ले लिया, जो अच्छा लगा वो ले लिया, बहुत सिंपल, है ना। अब राजा है भाई, राजा कौन रोकेगा। चलिए बात करते हैं एक बढ़िया से जबरदस्त वाले एम्पायर की, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रकूटा एम्पायर, ठीक है। राष्ट्रकूटा जो थे डेक्कन के अंदर, डेक्कन मतलब भारत का सदर्न रीजन, दक्षिण वाला एरिया, ठीक है बच्चों। ये जो थे, जो कर्नाटका के चालुक्यास थे उनके सबऑर्डिनेट्स थे, यानी उनके हेल्पर्स थे। राष्ट्रकूटा जो थे बच्चे वो कौन थे, कर्नाटका के चालुक्य साम्राज्य के क्या थे बच्चे, हेल्पर्स थे, सबऑर्डिनेट थे। मिड 8th सेंचुरी, मिड 8th सेंचुरी का मतलब है मान लीजिए आप 700 से लेके 800 के बीच का जो टाइम है, मान के चलो 750 के आसपास रहा होगा, ठीक है। जब मिड बोलता है तो ऐसे समझ लो 8th सेंचुरी, जब बोले 8th सेंचुरी तो एक नंबर पीछे लेके चलिए, ठीक है। यानी अगर मैं कह रहा हूं 8th तो समझ लीजिए मैं 700 से 800 के बीच की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं 9th तो मैं 800 से 900 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं अर्ली तो अर्ली का मतलब हुआ कि 700 से लेके 750 के बीच की बात हो रही है। मैं बोलूं मिड तो मिड का मतलब हुआ 750 से लेके 760 के आसपास की बात हो रही है। मैं बोलूं लेट तो लेट का मतलब हुआ कि 770 से लेकर के 800 के आसपास की बात हो रही है। तो हिस्ट्री में डेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। मिड अर्ली लेट, ये तीन चीजें याद रख लो। सेंचुरी क्या हुआ, सेंचुरी बहुत सिंपल, अगर तुमसे कोई बोले भैया 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, तो आपके दिमाग में एक चीज तो आ जानी चाहिए कि जो टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं, जिस डेट की हम बात कर रहे हैं, वो 800 से स्टार्ट हो रही है और 900 पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ये अर्ली होगा, या तो ये मिड होगा, है ना, या फिर ये लेट होगा। अर्ली होगा, मिड होगा या फिर लेट होगा। तो इन तीन पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई तीसरी चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जब तुमसे कोई कहे कि बेटा अर्ली 9th सेंचुरी, मतलब अर्ली 9th सेंचुरी मतलब 800 से लेकर के करीब 850 के बीच की बात की जा रही है, ठीक है। कोई तुमसे मिड कहे तो मिड मतलब बीच का, बीच का क्या हुआ 850 से लेके कुछ 860 वाट की बात की जा रही है। लेट कहते तो समझ जाओ 870 से लेके 900 की बात की जा रही है। तो ये तरीका सबसे आसान है, किसी भी तरीके से बच्चे, सबसे आसान तरीका है आपका ये डेट्स को फिगर आउट करने का, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ जी, ओके। तो आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, तो मैंने एक छोटा सा आपको ट्रिक बताया कि कई बार बच्चे जब डेट्स में कंफ्यूज होते हैं कि सर 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी क्या है, अर्ली का मीनिंग क्या है, मिड का मतलब क्या है, लेटर का मतलब क्या है। तो बच्चे इसी का मैंने आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन यहाँ पे दिया है, ठीक है। चलिए, तो भाई मिड 8th सेंचुरी मतलब 750 के आसपास की बात करें, दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूटा के चीफ थे, राष्ट्रकूटा जो गुप्त था ये इसके चीफ थे। तो इन्होंने इनके ऊपर जो इनके रूलर थे चालुक्य, उनको जो था बच्चों भगा दिया, ठीक है, उनको डिफीट कर दिया, उनके साथ वॉर करके। क्या किया राष्ट्रकूटा ने, क्या किया, राष्ट्रकूटा वॉरियर चीफ थे, है ना, यानी वॉरियर समाज के चीफ थे ये। वॉरियर जो ग्रुप था, मतलब युद्ध करने वाला जो ग्रुप था, उसके हेड थे, ठीक है। और इनके ऊपर कौन हेड थे, चालुक्यास। तो इन्होंने क्या किया, चालुक्यास को भगा दिया, डिफीट कर दिया, है ना, एकदम युद्ध वुद्ध करके। और उसके बाद एक यज्ञ परफॉर्म किया जिसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ, ठीक है। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है गोल्डन वूम्ब। वूम्ब एक मदर के अंदर होता है ना, जहां पे एक बच्चा डेवलप होता है, एक बेबी डेवलप होता है बच्चे। तो ऐसे इस रिचुअल को इन्होंने कहा कि भैया हिरण्यगर्भ विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों की मदद से इन्होंने एक यज्ञ परफॉर्म किया, उस यज्ञ को कहते हैं हम हिरण्यगर्भ, राइट। द रिचुअल वाज थॉट टू लीड द रीबर्थ ऑफ सैक्रिफाइसर एज अ क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट बोर्न बाय बर्थ, ठीक है। अब इस यज्ञ को क्यों किया जाता है, इस यज्ञ के करने से यह होता है कि मान के चलिए कि अगर आप क्षत्रिय कुल में बॉर्न नहीं हुए थे, ठीक है, मान के चलिए आप क्षत्रिय कुल में बॉर्न नहीं हुए हैं और इस यज्ञ को अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्षत्रिय मान लिया जाएगा। ये उस जमाने के हिसाब से कुछ रिचुअल्स होते थे, कुछ ट्रेडिशंस होते थे। जैसे आज भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना बच्चे, कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो हम आपको ऐसा कंसिडर कर लेंगे, राइट। तो इसी हिसाब से बहुत सिंपल है कि भाई हमारे जो दंती दुर्ग थे उन्होंने यज्ञ परफॉर्म किया
और ब्राह्मणों ने बताया कि भले ही अगर आप क्षत्रिय कुल में बॉर्न नहीं भी हैं, फिर भी अगर आप इस यज्ञ को करते हैं तो आपको ऐसा माना जाएगा कि आपका रीबर्थ हुआ है, आपका पुनर्जन्म हुआ है इन द क्षत्रिय कुल, यानी अब आप क्षत्रिय कुल के पार्ट बन जाओगे, राइट। अदर केसेस में मेन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, ठीक है, एंटरप्राइजिंग मतलब यूजली रिच, आप कह सकते हो कहीं ना कहीं रिच फैमिलीज, है ना, यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स लाइक कदम्ब, मौर्य, शर्मन एंड गुर्जर, प्रतिहार, हरिचंद्र, ठीक है। देखिए जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा था, थोड़ा बहुत ठीक ठाक ट्रेडिंग वगैरह करते थे, तो उन्होंने भी बच्चों पावर का यूज करके, पैसा का यूज करके कुछ नए किंगडम्स बनाए, जैसे गुर्जर प्रतिहार किंगडम हुआ, मयूर शर्मन किंगडम हुआ। तो गुर्जर प्रतिहार जो थे बेटा वो जनरली आपके राजपूत थे, ठीक है, राजपूत, राजपूत वर्ड आता है राजपुत्र से, तो जो आपके गुर्जर प्रतिहार थे वो जनरली राजपूत थे, गुर्जर प्रतिहार राजपूत इनको हम कहते हैं, और उनसे और छोटे 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 क्लान्स निकलते गए, राइट। जैसे गुर्जर प्रतिहार जब टूटा तो उससे एक और राजपूत किंगडम निकला, फिर आगे चौहान आए, सिसोदिया आए, मेवाड़ी राजपूत आए, तो इस तरीके से करके बच्चों अलग 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 ग्रुप्स बनते चले गए। भारत में अगर 1100 से 1300 की अगर आप बात करेंगे तो भारत के अंदर जो जिसका परचम बहुत ऊंचा लहराता था तो बच्चे वो राजपूत थे, क्योंकि राजपूत एक ऐसा पावर था जो कि बहुत स्ट्रांग था बेटा। जनरली दिल्ली, आगरा, अजमेर, राजस्थान का जो पूरा स्टेट है, यहां पे आपको राजपूत कल्चर, राजपूत किंग्स देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे, राइट। चलिए, they were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. तो जनरली अगर हम बात करें इन किंगडम्स की, जैसे कादम्ब है, कादम्ब मयूर शर्मन है, या गुर्जर प्रतिहार किंगडम है, अगर इन किंगडम्स की आप बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग में इनमें से कुछ लोग ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन को चेंज किया, अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को लीव किया, आर्म्स की प्रैक्टिस की, वेपन चलाना सीखे, और इसके साथ जो था बच्चों, साथ ही साथ उन्होंने कर्नाटका और राजस्थान जैसे एरियाज में अपना राज्य स्थापित किया, राइट बच्चों। चलिए, अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ड राजपूत है वो एक पर्टिकुलर वर्ड से निकला, आप मुझे बताना है कि वो कौन सा वर्ड है। राजपूत वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच पर्टिकुलर वर्ड, बताओ फटाफट से, जल्दी से, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 सेकंड है बच्चों आपके पास, 4 सेकंड है, पास तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे 4 सेकंड है पास तुम्हारे। हो सोच रहे हो सर कैसा गाना गा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ओह क्या बात है, बच्चे बड़ा अच्छा आंसर कर रहे हैं भाई, बच्चे आंसर कर रहे हैं, राजपुत्र, वाह क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देवियों सचिन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई क्या बात, बिल्कुल सही है। तो बच्चों ने आंसर किया कि सर राजपूत हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, यानी किंग ऑफ, सन ऑफ अ किंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो नए नए राजा थे उन्होंने अपना एकदम कहते हैं ना भौकाल बनाने के लिए, अपना एकदम रौला बनाने के लिए बच्चों बड़े बड़े टाइटल्स ले लिए, है ना। राजा, नॉर्मल राजा, अगर सोचो राजा का नाम रमेश हो तो कितना बेकार लगेगा, है ना। राजा रमेश की जय, फील ही नहीं आ रहा है ना, फील आ ही नहीं रहा। आप सोचो राजा रमेश की जय बोलने मजा ही नहीं आ रहा, सामने खड़ा आदमी कह रहा है इसका नाम तो मेरे जैसा, मेरा सुरेश है, इसका रमेश है ना, राजा रमेश की जय, मजा नहीं आ रहा। अब इसको चेंज करते हैं, इनको टाइटल लेते हैं थोड़ा, ठीक है। राजाओं के राजा महाराजा धीराज, 100 चक्रवर्ती नरेश महेश सुरेश पधार रहे हैं, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम क्या था ऐसे, रमेश, हाँ तो जो भी है, तो इस तरीके से। अब देखो ये क्या हुआ कि वजन आ गया नाम में, थोड़ा लगा यार क्या कोई आदमी आ रहा है, ठीक है, खतरनाक ही आ रहा है। पहले राजा रमेश पधार रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है ना। अब क्या एकदम जबरदस्त तरीके से हमने क्या किया, टाइटल्स लगा दिए। टाइटल्स लगाने के बाद जो था भाई राजा के नाम में वजन आ गया, अदरवाइज राजा के नाम में वजन था ही नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। न्यू किंग्स टुक अप हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज, दैट मींस ग्रेट किंग, राजाओं के राजा, ठीक है। त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, 3 दुनियाओं के राजा, एक दुनिया का पता नहीं, 3 दुनियाओं के राजा, चक्रवर्ती, त्रिभुवन चक्रवर्ती, चारों दिशाओं अपने कब्जे में कर ली। भले ही राजा अपने स्टेट से बाहर नहीं गया, लेकिन भाई ने कर ली, ठीक है, सिंपल है। पहले के राजा इस टाइप की भी चीजें करते थे कि भाई राजा ने क्या किया, मस्त जो है अपने आप को टाइटल दे दिया त्रिभुवन, मतलब तीनों दुनियाओं के राजा हैं, ठीक है, तीनों लोकों के राजा हैं, तीनों लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, अर्जी लोक, सबके राजा यही हैं, ठीक है। मतलब बाकी बाकी एक्वाटिक एनिमल्स कह रहे हैं क्या करूं मैं, जॉब छोड़ दूं फिर, ठीक है। राजा ने सबको अपना राजा मतलब वो बना लिया, अपना अपना अपने अंदर कर लिया। नीचे की फिशेस कह रही हैं राजा जी क्या करूं, जॉब छोड़ दूं मैं, हैं। तो इस तरीके की चीजें बड़ी कॉमन थी भाई। त्रिभुवन अपने आप से इन्होंने जो है अपने आप को टाइटल दे दिया कि त्रिभुवन, है ना। एंड
महाराजा धीराज चक्रवर्ती, चारों दिशाओं के राजा। राजा भले ही एक दिशा में घूम के आए हो, बाकी तीनों ने पता भी नहीं, लेकिन चारों दिशाओं के राजा हैं, ठीक है। तो इस तरीके के काफी टाइटल्स कॉमन थे बच्चे। However, they also shared power with their सामंत। सामंत को समझ लीजिए मिनिस्टर्स, as well as with association of peasants, traders and brahmins, है ना। तो पेजेंट्स की यानी फार्मरों की, ट्रेडर्स की, बिजनेसमैनों की एसोसिएशंस हुआ करती थी, तो उनके साथ भी बच्चों ये अपनी पावर को शेयर करते थे, यानी अपनी मंत्रियों के साथ अपनी पावर को शेयर करते थे, राइट। तो इन दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, है ना। जितने भी रिसोर्सेज थे, सामान, जो जरूरत के सामान थे, संसाधन थे, वो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स यानी जो लोग प्रोड्यूस करते हैं सामान, उनसे डायरेक्ट लिया जाता था। जैसे पेजेंट्स हो गए, पेजेंट्स होते हैं बच्चे फार्मर्स, हमारे किसान, ठीक है। तो पेजेंट्स हो गए आपके, फार्मर्स हो गए, कैटल कीपर्स, गाय भैंस पालने वाले, आर्टिसंस मतलब हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाने वाले, एंड सो ऑन, ठीक है। who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced, sometimes claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको शुद्ध भाषा में समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये जो बेचारे हमारे फार्मर्स थे, कैटल कीपर्स थे, यानी जो गाय भैंस पालते थे या छोटे मोटे काम किया करते थे, इनको कई बार रिक्वेस्टफुली कहा जाता और कई बार फोर्स किया जाता था कि भैया एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स हमको पे करो। कई बार जमींदार की जमीनें होती थी, है ना, तो जमींदार क्या कहता था कि तुम मेरी जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हो, जमीन तो मेरी है, तो तुम मुझे रेंट लाओ, इसका रेंट लाओ, पे करो, इसका टैक्स पे करो। तो इस तरीके से बच्चे जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस हैं, वो यहाँ पे लोगों को पे करने पड़ते थे, या तो राजाओं को पे करते थे या तो राजाओं के मंत्रियों को पे करते थे, जिनको आप सामंत कहते हैं, राइट। चलिए, now these resources were used to finance the king establishment and for construction of temples and forts। अब इसका रीजन क्या है, देखो बहुत सिंपल है, इसको मॉडर्न डे सिनेरियो से समझते हैं हम लोग, है ना। बच्चों क्या होता है आज के जमाने में, अगर हम बात करें तो भैया हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है। सैलरी में जब आगे आप जाके जॉब करोगे, बिजनेस करोगे बच्चे, आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है ना, बहुत जरूरी है। और उसी टैक्स का यूज करके सरकार क्या करती है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, आपके लिए ट्रेन चलाती है, रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है ना, पब्लिक पार्क्स बनाती है। तो जो मल्टीपल चीजें सरकार करती है, वो कैसे करती है बेटा, वो आपके टैक्स के पैसे से करती है कि नहीं। जब आप टैक्स पे करते हो तो उस टैक्स का जो पैसा आता है, सरकार उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है। ऐसी पुराने जमाने में जो लोगों से टैक्स वसूला जाता था, जो रेवेन्यू वसूला जाता था, उससे किंग का खर्चा चलता था, साथ ही साथ किंग मंदिर बनवाता था, किले बनवाता था। ये सारे के सारे काम बच्चे उसी टैक्स के पैसे से होते थे, राइट। Now, they were also used to fight wars, thus leading to acquisition of wealth in the form of plunder and access to land। देखो बहुत सिंपल है, पहले के राजाओं के बीच में एक चीज और कॉमन थी, वो ये था कि बच्चे लोग युद्ध बहुत लड़ते थे, है ना। तो पहला सोर्स ऑफ इनकम तो हो गया रेवेन्यू, यानी जो टैक्सेस लोगों से वसूले जा रहे हैं, और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम था इनका युद्ध लड़ना, ठीक है। यानी मस्त गए, सेनापति आक्रमण करो, सेनापति जा रहा है घोड़े पे सवार होके, ठीक है। तो भैया सेनापति ने दुश्मन देश को हराया, उसका सामान लूटा, उनकी सारी वेल्थ लूट ली, उनके जमीन पे कब्जा कर लिया, अब मस्त वहां से भी टैक्स आ रहा है। तो राजा का जो वेल्थ बढ़ाने का जो सिस्टम था वो कैसे था, वॉर के थ्रू। राजाओं को अपना राज्य कैसे बढ़ाते थे, राजा दूसरे राज्यों पे अटैक करके, उन पे कब्जा करके, उनकी लूट बांट करके। ये सारी चीजें बच्चों बहुत कॉमन है ना। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने दुश्मन को हरा दिया तो उसका सामान तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उसका सामान भी मैं लेकर के आ गया, है कि नहीं। उसके जमीन पे मैंने कब्जा कर लिया, तो उसकी जमीन से भी जो टैक्सेस वगैरह आएंगे वो भी मेरे पास आ गए। तो राजा जो थे बच्चों, इस तरीके से अपनी वेल्थ को इंक्रीज करते थे, अपने किंगडम को आगे बढ़ाते थे और इंक्रीज करते थे, राइट। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, अब जिन लोगों को काम दिया जाता था टैक्स कलेक्ट करने का या टैक्स वसूलने का, वो जनरली काफी इंफ्लुएंशियल फैमिलीज से आते थे, ठीक है। यानी कह लो नेपोटिज्म, ठीक है। यानी कि जो अच्छे खासे रिच खानदान थे, जिनका ठीक ठाक बोलबाला था, राजा के साथ बढ़िया बनती थी, तो वहीं से इन लोगों को हायर किया जाता था। यानी कोई एग्जाम नहीं होता था। आज जैसे जेई का पेपर होता है, नीट का पेपर होता है, आईएएस का पेपर होता है, आईएएस ऑफिसर्स को ना रिक्रूट करने के लिए आईएएस का एग्जाम होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले चलता था जुगाड़, नेपोटिज्म पूरा, ठीक है। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक अच्छे खासे परिवार से, जो उनका मंत्रियों का परिवार है या और भी पैसे वाले परिवार हैं, तो वहां से इन लोगों को रिक्रूट किया जाता था। और ये पोजीशंस बच्चों हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी का मतलब होता है, यानी अगर किसी के पापा टैक्स कलेक्टर हैं तो उसके बाद उनका बेटा ऑटोमेटिकली टैक्स कलेक्टर बन जाएगा, वो चेंज करने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है, ठीक है। तो काफी टाइम पे ये पोजीशन जो है वो हेरिडिटरी है, यानी कि अपने पिताजी से विरासत में मिल जाती थी, राइट। तो जॉब का कोई टेंशन ही नहीं, बच्चे मस्त सेब खाते थे, खेलते थे। जो पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो भैया बेटा तो बन ही जाएगा, ये पुराने जमाने का रूल है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, राइट। Now this was true about army as well. In many cases, close relatives of friends
ऑफ किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। इनफैक्ट अगर आर्मी की बात करो तो जो आर्मी जनरल वगैरह का इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होता था वो मैक्सिमम राजा के फैमिली के लोगों के पास ही जाता था, है ना। राजा ने कहा कि ए भाई इधर आना, भाई वो थोड़ा आर्मी देखोगे क्या भाई? भाई ने कहा हाँ भाई देखेंगे, आर्मी देखेंगे, चलो भाई आज से तुम सेनापति, चिल है, सेटल हो गया भाई करियर, स्टिल एकदम। हाँ बेटा इधर आना, बेटा इधर आना, तुम वो उधर का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देख लोगे क्या? हाँ तुम मौसी के बेटे ना, मौसी के बेटे, हाँ बेटा इधर आओ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देखना, देख लोगे? हाँ राजा जी देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, ठीक है हाँ तो बेटा जाओ तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देखो। उधर बुआ की बेटी आ गई, बुआ बेटे आगे, राजा जी मेरे लिए कोई काम है क्या? राजा जी ने कहा हाँ बेटा तुम ब्यूटी डिपार्टमेंट देख सकते हो, मस्त एकदम, है ना। तो पूरे जितना भी इंटीरियर डिजाइनिंग है बढ़िया सा एकदम, है ना, वो सारा कुछ देखो क्योंकि तुम बहुत क्रिएटिव हो, राइट। तो राजा जी ने उसको पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम दे दिया, भाई इंटीरियर डिजाइनिंग करो, मस्त, बहुत क्रिएटिव हो तुम। तो सारा जो है ना कहते हैं नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे, अपने खानदान वालों को, फैमिली वालों को सब बांट दिया, चाहे वो मिलिट्री हो या कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, सब राजा घर वाले कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, रिश्तेदारों में सब बट गया, रिश्तेदार भी खुश, राजा भी खुश, ठीक है। दुखी जो है वो जनता है एट टाइम्स। चले प्रशस्तिस की बात करते हैं, लैंड ग्रांट्स की बात करते हैं बच्चों। प्रशस्तिस क्या होते हैं? प्रशस्तिस आर जनरली लॉन्ग पोएम्स, ठीक है, लॉन्ग पोएट्रीज होती हैं, कई बार दीवार पे लिखी होती हैं, कई बार पिलर पे लिखी होती हैं, जो राजाओं के राज के बारे में बताती हैं, राजा की है ना खूबियों के बारे में बताती हैं, कई बार राजाओं की वॉर्स के बारे में बताती हैं। दे आर ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट। जैसे प्रशस्तिस कंपोज बाय लर्नेड ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स मतलब जो पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, बहुत बार उन्होंने लिखी है प्रशस्ति, ठीक है। Who occasionally helped in administration, contain details that may not be literary too, but will tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious. Now the point is, ब्राह्मणों ने जो कभी कभी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर दिया करते थे राजा की, उन्होंने कुछ कलेक्शन ऑफ लिटरेचर लिखा है, यानी कुछ पोएट्रीज लिखी हैं, जो हो सकता है बहुत सच्ची हो और हो सकता है ना भी हो, लेकिन वो राजाओं को बहुत कहते हैं ना ब्रेव दिखाती हैं, मतलब बहुत ब्रेव राजा है, करेजियस राजा है, बोले तो अमरेंद्र बाहुबली, देखो बाहुबली याद आ गई, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा वाला राजा है। तो इन सब चीजों के बारे में हमको कहाँ से जानने को मिलता है? हमको जानने को मिलता है जो पुरानी लिटरेचर है, या पिलर्स के ऊपर कई बार उन्होंने चीजें लिखी हुई हैं, है ना, खंबे होते हैं, पिलर्स गड़े होते हैं, उनके ऊपर कई बार इंस्क्राइब की हुई हैं चीजें। तो ये जो प्रशस्तियां हैं, ये जो बच्चे पोएट्रीज हैं, जो लिटरेचर है, ये बहुत कुछ बताती है उस टाइम के राजाओं के बिहेवियर के बारे में, उस टाइम के राजाओं का जो अप्रोच था कि किस तरीके से बेटा वो राजा रूल करते थे, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। Kings often rewarded Brahmins by grants of land, which were recorded on copper plates. These plates were given to those who received the land. अब देखिए, जब आप कुछ बहुत अच्छा करते हैं स्कूल के अंदर, तो बेटा आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। अब वो सर्टिफिकेट ऐसा पेपर का बना होता है, अच्छे पेपर का, प्रिंसिपल आपको बुलाती है, एंड द फर्स्ट प्राइज इन डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन गोज टू सुरेश और राम्या और सिया और कृष्णा, एनीवन, है ना। तो आपको टीचर बुलाती है, बच्चे ताली बजा रहे होते हैं, वो कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता ताली बजाने में, ठीक है। फिर आपको प्राइज मिलता है, प्राइज मिलने के बाद आते हैं स्वैग से जाते हो क्लास में, अरे स्वैग से करेंगे तो अपना स्वागत, है ना, ऐसे आते हो ना क्लास में, एकदम दरवाजा खुलता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ठीक है। तो ऐसे कई बार दरवाजा खुलता है ना, कई बार आप बोलते हैं ऐसे कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। चलिए तो बच्चों इस तरीके की चीजें काफी होती हैं, है ना, इट हैपेंस एट टाइम्स। तो जमाने में जो राजा लोग होते थे वो कई बार ब्राह्मणों को जमीन गिफ्ट कर देते थे, ठीक है, काफी बड़ी जमीन गिफ्ट करते थे। अच्छा, और इस गिफ्टिंग का एक सर्टिफिकेट होता था जो कि कॉपर के एक प्लेट पे लिखा जाता था, रजिस्टर किया जाता था, राइट। और वो कॉपर प्लेट जिन ब्राह्मणों को मिलती थी, यानी उनको एक पर्टिकुलर जमीन राजा ने गिफ्ट की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 12th सेंचुरी के लिए फॉर एग्जाम्पल एक भाई हमारे पोएट हुए हैं, बहुत फेमस ऑथर हुए हैं, कल्हान, ठीक है, उन्होंने जो है एक पोएट्री लिखी है, एक प्रशस्ति लिखी है। तो दैट वाज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम दैट कंटेन्स हिस्ट्री ऑफ द किंग्स दैट रूल्ड ओवर कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर पर राज्य किया है, उनके बारे में कल्हान ने काफी लंबी संस्कृत में पोएम लिखी है। कल्हान जो थे बच्चे वो काफी ज्यादा क्रिटिकल थे, क्रिटिकल मतलब वो सच्चाई ज्यादा बयान करते थे, यानी वो वाहवाही नहीं करते थे, सिर्फ वो ये नहीं बताते थे कि भैया ये राजा अच्छे हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है, वो राजाओं की अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करते थे और बुरी चीजों को क्रिटिसाइज करते थे। इसलिए अपने टाइम के बाकी लेखकों से, बाकी ऑथर्स से काफी ज्यादा डिफरेंट थे, राइट बच्चों। चलिए, यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस दैट इंक्लूड्स इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स टू राइट हिज अकाउंट। मतलब ये प्रॉपर रिसर्च करके इंसान लिखता था भाई, ये लिखता था, लोगों से जाके बात करता था, इंटरव्यू लेता था कि और बताओ राजा जी का रूल तुम्हें बढ़िया लग रहा है, ताऊ कहता अरे ठीक है राजा, ठीक है, बढ़िया है, सब सही है। ताऊ को डर लग रहा है कि अगर बोल दिया बुरा है तो भैया राजा जी पकड़ के बाजा बजा देंगे इसका, ठीक है। एक ताऊ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रोड थोड़ी सही बनवा देते सही होता है।
थोड़ा खाने को बढ़िया मिल जाता तो सही होता, राजा जी थोड़े पैसे दे देते तो सही होता, ऑडी लेनी थी ऑडी, ठीक है। तो एक था वो ऐसे बोल रहे हैं, तो भैया एक एक को पकड़ करके सबसे क्या करता था, ये बातचीत करता था, पूछता था, हिस्टोरिकल सोर्सेस को रिसर्च करता था, उसके बाद इसने अपनी बुक लिखी है। दैट इज व्हाई हिज अकाउंट्स आर यू नो अमेजिंग, है ना। हालांकि कल्हान की बुक सर ने भी नहीं पढ़ी है, तो बट सर को जब भी कभी टाइम मिला और अगर मिल गई तो जरूर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कहानी में मजा आ रहा है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा बच्चे, कुछ क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछूंगा, और ये आपको सारे के सारे जो आप देख रहे हो सर ने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, तो सर के जितने भी नोट्स हैं जो आपको स्कूल में बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन आंसर लिखने में बेटा, ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पे, ठीक है। पीडब्ल्यू की ऐप आपको जाना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे बेटा रजिस्टर करिए, ठीक है। आपको अपना बैच मिल जाएगा, जब आप बैचेस में सर्च करेंगे जुनून बैच, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, कोई पैसे नहीं दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, और जितने भी क्लासेस सर करवा रहे हैं, सर का जितना भी पीडीएफ है सर के लेक्चर का, वो सारा का सारा बेटा आपको वहीं मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो बेटा इसके नोट्स मिलेंगे आपको फिजिक्स वाला की ऐप पे, पीडब्ल्यू की ऐप पे, उसको जाइए, उसको डाउनलोड करिए, अपने बैच में रजिस्टर करिए अपने आप को, क्लास के जितने भी नोट्स हैं बेटा क्लास के बाद सारे के सारे आपको वहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेटा जाइए और जरूर से डाउनलोड करिएगा, और जरूर से नोट्स को अपने पास रखिएगा, क्योंकि नोट्स बेटा बहुत काम आने वाले हैं आपके व्हेन यू टॉक अबाउट द एग्जामिनेशंस, ठीक है। इसीलिए सर ने आपको बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हैं, राइट बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है बच्चे, हिस्ट्री काफी लंबी है, दैट्स हाउ इट इज, और आपकी तो बहुत ज्यादा लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर मुगल एम्पायर वगैरह जो है वो आप करा दो, तो बेटा वो भी मैं कराऊंगा आपको, देयर इज अ सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं, एंड बहुत जल्दी मुगल एम्पायर वगैरह भी मैं आपको करवा दूंगा, मतलब आई मेक अ सुपर वीडियो ऑन दैट, ठीक है। तो परेशान मत हो बच्चे, पूरा का पूरा सिलेबस सर कंप्लीट कराएंगे आपका, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं ना। एक रीजन में जो रूलिंग डायनेस्टीज थी, है ना, मतलब जो रूलिंग किंगडम्स थे, वो अपने एरिया से खुश नहीं दबाए, उनको चाहिए था कि वो दूसरे का एरिया पे भी कब्जा कर लें, दूसरे का भी एरिया कैप्चर कर लें, राइट बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। अब जैसे कन्नौज की सिटी की बात करें, कन्नौज का जो सिटी है वो गंगा वाले एरिया में पड़ता है, गंगा वाले में पड़ता है, काफी फर्टाइल एरिया है, काफी मजेदार एरिया है, बढ़िया एरिया है। तो कन्नौज के पीछे जो लड़ाई है ना बेटा, वो बहुत सारे राजाओं के बीच में चल रही है, बहुत सारे राजाओं को, हर एक को कन्नौज चाहिए, है ना। एक राजा इधर से आ रहा है टिक 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 घोड़ा लेके, कन्नौज मेरा है, दूसरा राजा है कन्नौज मेरा है, तीसरा दस है, ओ भाई लोग कन्नौज अपना है, ठीक है। तो कन्नौज के पीछे मस्त लड़ाई चल रही है, एकदम जबरदस्त लड़ाई चल रही है, तो भैया कन्नौज को कैप्चर करना है। चलिए, to get control over which rulers belonging to Gujar Pratihar, Rajputa and Pal dynasties fought for centuries. Can you imagine guys? एक जगह के लिए तीन तीन युद्ध हो रहे हैं भैया, तीन तीन डायनेस्टीज लड़ रही हैं, गुजर प्रतिहार लड़ रहे हैं, राजपुताज लड़ रहे हैं, पाल डायनेस्टी लड़ रही है, सबको चाहिए कन्नौज, ठीक है। ओपी है हमारी इंडियन फौज, और यहां पे तीनों को चाहिए कन्नौज, तो भाई कन्नौज की डिमांड बहुत हाई है यहाँ पे। नाउ सिंस यहाँ पे तीन पार्टीज हैं, तीन पार्टीज यानी तीन किंगडम्स लड़ रहे हैं, कौन कौन से तीन बेटा, गुजर प्रतिहार नंबर 1, राजपुता नंबर 2, पाल डायनेस्टी नंबर 3। तो जब तीन लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ट्राइपार्टाइट, TRIPARTITE, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो इसको हम कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, यानी कि तीन लोग इन्वॉल्व हो गए, उससे ट्राई आ गया, तीन लोग मतलब तीन पार्टियां इन्वॉल्व हैं, तो ये कहलाता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ना रूलर्स ने अपनी पावर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बच्चे क्या करते थे, ये लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे, बड़े बड़े महल बनवाते थे, बड़े बड़े मंदिर भी बनवाते थे, कई बार बच्चों बड़े बड़े किले बनवाते थे। जैसे अगर आपने बाहुबली देखी हो बेटा, तो बाहुबली में वो जो भल्लाल देव होता है वो अपने सोने की मूर्ति बनवाता है, बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनवाता है ना। जब मूर्ति लोगों पे गिरने जा रही होती है तो बाहुबली का बेटा जाता है एकदम से, है ना, लोग देखते हैं हे बाहुबली, फिर वहां पे आवाज लगती बाहुबली बाहुबली, है ना। याद आया वो वाला सीन, बाहुबली देखिए बच्चों, अगर नहीं देखिए तो चलो कोई नहीं, कभी टाइम मिले तो देखना, बड़ा मजेदार सीन है। तो वहां पे जो गंदा वाला राजा होता है भल्लाल देव, वो अपनी बहुत बड़ी सोने की मूर्ति लगवा रहा होता है, ठीक है। वो मूर्ति क्या दिखाती है बच्चे, वो मूर्ति दिखाती है पावर, है ना, बोले तो पावर, बोले तो शक्ति। तो जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स होते थे बेटा, जो राजा बनवाते थे, वो उनकी पावर को दिखाता था, उनकी माइट को दिखाता हुआ, राजा का वो टेंपल बना हुआ बहुत बढ़िया, राजा का किला है भाई, राजा किला, क्या बात, क्या किला बनवाया, क्या किला बनवाया, राइट। तो so when they attacked once other's kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. अच्छा, टेम्पल्स में बच्चों दान पुण्य भी काफी होता है, तो अच्छा खासा अमाउंट है, वहां पे पैसा है ना। साथ ही साथ पुराने जमाने में जब राजा मंदिर बनवाते थे तो उसकी जो आर्किटेक्चर थी बच्चे बहुत खूबसूरत थी,
अगर आप साउथ में जाएंगे, भारत के दक्षिण में जाएंगे, आपको बहुत खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेंगे। इट्स रियली ब्यूटीफुल बच्चों, ठीक है। तो कभी मौका मिले तो जरूर से साउथ घूम के आइएगा, वहाँ के मंदिर बहुत खूबसूरत हैं बेटा, बहुत खूबसूरत हैं। रथ टेम्पल वगैरह आप जाइए, सन टेम्पल जाइए, कोणार्क का बहुत खूबसूरत मंदिर है, तो आपको मजा आएगा बच्चे वहाँ का आर्किटेक्चर देख के। और साथ ही साथ बच्चे मंदिरों के अंदर ना काफी सारे ज्वेल्स वगैरह भी होते थे, तो उसके वो इस वजह से भी मंदिर एक कंपटीशन का मतलब कह सकते हैं मुद्दा बन गए कि कई बार कुछ ऐसे राजा आए जिन्होंने मंदिरों पे अटैक किया, मंदिर पे अटैक किया, वहां पे लूटपाट की, सामान छीना सारा और वहां से चले गए, जैसे महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, राइट। चलिए, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। मैं गजनी भैया की बात ही कर रहा था कि गजनी भैया कहते हैं लो हमारी कहानी ही बता दो कुणाल बाबू, बता दो बच्चों को कहानी। महमूद ऑफ गजनी एक ऐसा इंसान था जिसको भारत में कभी किंगडम नहीं बनाना था, ठीक, कभी उसको किंगडम नहीं बनाना था, लेकिन वो लालची आदमी था, उसको लूट पाट करनी थी, मंदिर लूटने थे, भारत के अंदर सामान लूटना था, खजाना लूटना था और यहां से चला जाना था, ठीक है, बहुत ही मजेदार। चलिए बात करते हैं एक बार महमूद ऑफ गजनी की। एक रूलर थे, एक सुल्तान थे गजनी अफगानिस्तान के, इनका नाम था महमूद, ठीक है। गजनी जगह है अफगानिस्तान में, राइट बच्चों, जिन्होंने करीब 1997 से 1030 तक रूल किया and he extended his control over parts of Central Asia, Iran and northwestern part of India. नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया मतलब पंजाब, हरियाणा, अभी आज का जो कॉमनली कॉल्ड पाकिस्तान है, ठीक है, वो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था कभी। तो ये वाला रीजन बच्चों इंडिया का, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया और ईरान, तो इतना बड़ा इसका एम्पायर था, इतना बड़ा इन्होंने अपना राज्य बना रखा था, राइट। He raided the subcontinent almost every year, his targets being the wealthy temples including that of सोमनाथ गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ टाइम पहले सोमनाथ के रिगार्डिंग स्पीच दी थी, सोमनाथ को रीडेवलप किया है और वहां से स्पीच दी कि 17 बार उस मंदिर पर अटैक हुआ है, लेकिन सोमनाथ हर बार गिरा और सोमनाथ खड़ा हुआ। ये फैक्ट है बच्चों, सोमनाथ मंदिर पे 17 बार अटैक हुआ है, कैन यू इमेजिन, है ना, और उसके बाद भी जो है वो सोमनाथ मंदिर आज खड़ा हुआ है। एक और बहुत प्यारा, एक और बहुत ही प्यारा बच्चों आपको बताता हूँ। कभी आपने गोल्डन टेम्पल का नाम सुना होगा अमृतसर के अंदर, जिसको हम हरमंदिर साहिब कहते हैं, ठीक है, गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब। गोल्डन टेम्पल की बच्चों हिस्ट्री बहुत पुरानी है। गोल्डन टेम्पल का भी बच्चों बहुत बार तोड़ा गया और बहुत बार वो बन के खड़ा हुआ है। मतलब एक टाइम तो ऐसा आया था जब जो आउटसाइड फोर्सेस थी, ब्रिटिश फोर्सेस वगैरह जो थी, उन्होंने मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे रूलर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने उस मंदिर को तोड़ करके उसका जितना भी मलबा था वो वहाँ की जो कुंड है, पवित्र कुंड है बच्चे, होली कुंड जो पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे, उसके अंदर भर दिया था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे जब उसकी ग्लोरी को रीस्टैब्लिश किया गया, राइट, और आज हम सब जानते हैं उसको स्वर्ण मंदिर के रूप में, गोल्डन टेम्पल के रूप में, हरमंदिर साहिब के नाम से भी फेमस है बच्चे वो। तो उसकी भी हिस्ट्री बहुत ही प्यारी है, बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, मतलब इतनी बार टूटने के बाद भी आज वो इंटैक्ट खड़ा है, पूरा वर्ल्ड देखने आता है गोल्डन टेम्पल को, राइट। तो हिस्ट्री के अंदर कुछ बच्चे कुछ चीजें बहुत खूबसूरत है। सोमनाथ का मंदिर आज भी है गुजरात में। तो गजनी ने जो है इतनी बार सोमनाथ अटैक किया था, सोमनाथ में लूट मार की थी, लोगों को मारा था, लूटा था, बहुत सारी चीजें की थी। दैट इज लिटरली नॉट एक्सेप्टेबल। चलिए, The wealth Mahmud carried away was used to creating a splendid capital city at Ghazni. गजनी अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी लूटपाट करके महमूद ले गया, वो सारी लूटपाट से उसने अपना शहर जो है बहुत खूबसूरत बनाया गजनी के अंदर, राइट। Sultan Mahmud wanted to find out more about the people he conquered and entrusted scholar named Al-Baruni. Al-Baruni जो थे बच्चे एक हिस्टोरियन थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा, इन्होंने महमूद गजनी ने इसको टास्क दिया कि तुम भैया ये जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं इनके बारे में जानो, इनके बारे में लिखो। अल बरूनी एक हिस्टोरियन है, ठीक है, तो इन्होंने किताबुल हिंद लिखी हुई है। किताबुल हिंद इज रिटन बाय अल बरूनी। तो किताबुल हिंद के अंदर इन्होंने भारत का जो डिस्कशन है बच्चे, भारतीय कॉन्टिनेंट का, सब कॉन्टिनेंट का, उसके बारे में लिखा, यहाँ के लोगों के बारे में लिखा, यहाँ की कल्चर के बारे में लिखा, राइट। सो ही कंसल्टेड मेनी संस्कृत स्कॉलर्स फॉर द सेम एंड देन ही रोट इट इन हिज बुक दैट इज किताबुल हिंद, ठीक है। तो आप, मेरा आपसे सवाल यही है, बहुत सिंपल सी बात है कि किताबुल हिंद के ऑथर कौन है, बताओ जल्दी। अभी बढ़ाया मैंने, किताबुल हिंद के ऑथर कौन है बच्चे, ऑथर कौन, पहचान कौन, किताबुल हिंद का पहचान कौन, कौन है ऑथर, फटाफट से बताने का, फटाफट से बताने का भाई लोग, किताबुल हिंद का ऑथर कौन है भाई लोग। हाँ, चलो बताओ जल्दी से, फटाफट से। करेक्ट आंसर इज अल बरूनी। वाह वाला हबीबी, क्या बात है, हबीबी भैया, हबीबी, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इज अल बरूनी, बहुत बढ़िया बच्चों। चले, तो अल बरूनी के इस जवाब के साथ आगे बढ़े, वॉरफेयर की बात करते हैं, थोड़ा सा वेल्थ के लिए वॉरफेयर की बात करते हैं, ठीक है। और भी बच्चों कुछ और ऐसे किंगडम्स थे, जैसे राजपूत की अगर हम बात करें, चौहानों की अगर हम बात करें, ठीक है, लेटर कॉल्ड एज चौहान्स, हु रूल्ड ओवर दिल्ली एंड अजमेर। अजमेर का जो पुराना नाम था वो था बेटा अजय मेरू,
एक मजेदार फैक्ट आपको बता रहा हूं, अजमेर का जो ओल्ड नेम था ना, पुराना नाम था अजमेर का, दैट वाज अजय मेरू। अजय मेरू अजमेर। अजमेर के अंदर बच्चों जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उस टाइम पे वो थी आपकी चौहान डायनेस्टी, राइट। चौहान डायनेस्टी के अंदर जो सबसे पावरफुल रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे मोहम्मद गोरी ने इन्वेड किया था भारत को, अटैक किया था, ठीक है। लेकिन चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान बच्चे बहुत स्ट्रांग रूलर थे, बहुत स्ट्रांग। पृथ्वीराज चौहान ने 2 बैटल लड़ी हैं गोरी के अगेंस्ट, उनको बैटल ऑफ तरेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बैटल ऑफ तरेन। तो पहली फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन है और दूसरी सेकंड बैटल ऑफ तरेन है। एक युद्ध लड़ा गया 1191 में और दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 में। पहले वाले बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को डिफीट कर दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि पृथ्वीराज चौहान थोड़े उसूलों वाले आदमी थे, प्रिंसिपल्स वाले आदमी थे। उन्होंने डिफीट तो कर दिया लेकिन उसको मारा नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। और अगर शायद मार दिया होता तो बच्चे मुस्लिम एम्पायर, दिल्ली सल्तनत इंडिया में स्टैब्लिश होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल थे, बहुत ही जीरो हो जाते। सेकंड बैटल में भैया गोरी ने कमबैक किया और गोरी के कमबैक करने के बाद भाई पृथ्वीराज जी जो थे वो हार गए। लेकिन पृथ्वीराज के हारने का रीजन ये नहीं था कि गोरी पावरफुल था, नहीं। पृथ्वीराज के हारने का रीजन कुछ और था बेटा। पृथ्वीराज जो थे वो कन्नौज के जो राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, उनकी बेटी थी संयोगिता, ठीक है, उनकी डॉटर थी संयोगिता। और कन्नौज एक ऐसा मतलब बच्चे राज्य था जो अपने आप में बहुत पावरफुल था। और कन्नौज के बीच में और दिल्ली के अजमेर के जो रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में कुछ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे, राइट। तो होता क्या है, जो संयोगिता है वो पृथ्वीराज चौहान को बहुत लव करती थी और पृथ्वीराज चौहान भी उनको लव करते थे। लेकिन ये बात भैया कन्नौज के राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो क्या होता है, पहले के जमाने में रानियों के स्वयंवर होते थे जिसमें वो अपने पतियों को चूज कर सकती थी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उनके पास, जो पति अच्छा लगेगा उसको चूज करेंगे, उसके वरमाला डालेंगे, ऐसे गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स डालेंगी और वो उनका पति बन जाएगा, उसके साथ उसका उनकी शादी हो जाती, ठीक है। तो भाई किया क्या कि जो संयोगिता थी, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की ऐसे मूर्त बनी हुई थी, मतलब स्टैचू टाइप की बनी थी, इन्होंने वहां पे जाके माला डाल दी। अब मजे की बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयोगिता को इनके स्वयंवर से ही ले जाते हैं, ठीक है, इनके स्वयंवर से ले जाते हैं। तो इस बात पे भाई कन्नौज के राजा की तो इंसल्ट हो गई सबके सामने, तो कन्नौज के राजा को आ गया गुस्सा। तो कन्नौज और पृथ्वीराज का जो राज्य था दिल्ली अजमेर वाला, इनके बीच में लड़ाइयां छिड़ जाती हैं। अब इस लड़ाई में होता यह है बच्चों कि जो हमारे पृथ्वीराज चौहान है, इनके बहुत सारे मिलिट्री के जो मजबूत जनरल्स थे, है ना, जो एबल जनरल्स, इनकी कला वगैरह बहुत बढ़िया थी, उनकी डेथ हो जाती है। तो जब सेकंड बैटल ऑफ तरेन ये लड़ने जाते हैं, ठीक है, जब पृथ्वीराज दूसरी बैटल लड़ने जाते हैं मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट, तब इनके पास जो आर्मी है बच्चे, जो पहले बहुत स्ट्रांग थी, वो आर्मी थोड़ी वीक हो गई थी। और साथ ही साथ कुछ ऐसे रूलर्स थे भाई हमारे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो कन्नौज के सपोर्ट में थे और पृथ्वीराज के सपोर्ट में नहीं थे, तो उनका सपोर्ट भी इनको नहीं मिला। तो फाइनली जब ये गोरी से लड़ने गए तो ये थोड़ा सा वीक पड़ गए, एंड वहां पे गोरी ने चालाकी से भाई इनको डिफीट किया और इनको बंदी बना लिया। तो ये एक पृथ्वीराज चौहान की प्यारी सी कहानी है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो भाई पृथ्वीराज चौहान अपने आप में बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। दे अटेम्प्टेड, यानी जो चौहान थे इन्होंने अटेम्प्ट किया कि भाई वेस्ट और ईस्ट में अपना एम्पायर जो है बढ़ाएं। दे वर अपोज्ड बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न यूपी, ठीक है। जो बेस्ट नोन रूलर है दैट इज पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था 1191 में, बट 1192 में मोहम्मद गोरी से हार गए थे। और हार का रीजन मैंने आपको जिस तरह बताया। बैटल बता देता हूं कौन सी है, दैट वाज बैटल ऑफ तरेन। बैटल ऑफ तराई, तराई कह सकते हैं, बैटल ऑफ तराई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है। 2 बार हुई है, एक 1191 एडी और एक 1192 एडी। पहली वाली में जो विनर है वो पृथ्वीराज है और दूसरी वाले में विनर जो है बेटा वो मोहम्मद गोरी है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए, मस्त एकदम। अब बात करते हैं चोल साम्राज्य की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि बच्चों अभी मूवी भी आने वाली है चोलास की। चोल साम्राज्य की बात की जाए, एक माइनर चीफ फैमिली थी, ठीक है, एक छोटे से चीफ की फैमिली थी, मतलब आप कह सकते हो हेड की फैमिली थी, इसको हम कहते हैं मुत्तरैयार। ये पल्लव डायनेस्टी, यानी जो कांचीपुरम के पल्लव थे, कांचीपुरम राज्य के जो पल्लव राजा थे, पल्लव डायनेस्टी थी, उनके ये जो थे बच्चों सबऑर्डिनेट थे। सबऑर्डिनेट मतलब उनके असिस्टेंट थे, ठीक है। और उनके राज्य के अंडर उनकी परमिशन से जो कावेरी नदी के आसपास का एरिया है उसको ये रूल करते थे। कावेरी डेल्टा, कावेरी नदी के आसपास का जो एरिया है उस पर ये अपना पावर बना के रूल करते थे, ठीक है। 9th सेंचुरी की मिडिल की बात है, अगर 9th सेंचुरी की मिडिल की बात करें, यानी कि मान के चलिए कोई कुछ 850 के आसपास की बात रही होगी। जो विजय आल्या है, ठीक है,
जो विजय आलिया है बच्चे, जो पुराने मतलब एक वॉरियर क्लास से बिलोंग करते हैं, चीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली ऑफ चोलास, ठीक है, फ्रॉम ओरायूर, ही कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम मुत्तरैयार। तो अभी क्या है, पल्लवों के एक ऑफिसर हैं मुत्तरैयार, उनको इंचार्ज दिया गया है कि भैया आप कावेरी नदी के आसपास का जो रीजन है उसको संभालिए। लेकिन उनसे जो थे बच्चे, जो हमारे विजय आलिया चोला थे, है ना, विजय आलिया चोला, उन्होंने युद्ध करके ये रीजन छीन लिया। ठीक है, जब बच्चे ये रीजन छीन लिया तो वहां पे उन्होंने थंजावुर का शहर बनाया और गॉडेस यानी जो देवी निशुंभ शुद्धनी का वहां पे मंदिर बनाया। राइट, किसने? विजय आलिया चोला ने। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है समझना कि पल्लव जो थे कांचीपुरम तमिलनाडु के आसपास रूल करते थे। ठीक है, पल्लवों ने एक इंसान को जिम्मेदारी दे रखी थी कावेरी नदी के आसपास का जो एरिया है उस पर अपना कंट्रोल बना के रखने की। उस इंसान का नाम था मुत्तरैयर। ठीक है, फिर क्या होता है कि मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी में जो विजय आलिया चोला है, ठीक है, उरायूर के जो चोला है, विजय आलिया चोला फैमिली के जो इंसान है, वो क्या करते हैं, मुत्तरैयर से युद्ध करके वो एरिया छीन लेते हैं और वहां पे अपना शहर बनाते हैं जिसका नाम है थंजावुर। और वहां पे जो गॉडेस है, यहाँ पे जो मतलब देवी हैं, इनका नाम है निशुंभ भाषुदिनी। ठीक है, इस निशुंभ भाषुदिनी, उनका जो है बच्चों यहाँ पे मंदिर स्थापित करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से एक नए किंगडम की स्थापना यहाँ पे हो रही है। राइट, चले, अब विजय आलिया चोला के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए, जो उनके बाद उनके रीजन को संभालने के लिए लोग आए बच्चे, उन्होंने इस रीजन को और एक्सपैंड किया, युद्ध करके इसको और एक्सपैंड किया। द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर एंड नाउ दैट इंक्लूडेड द टेरिटरीज ऑफ पांड्या एंड पल्लव टू द साउथ एंड नॉर्थ। अब ये जो राज्य बना बच्चे, इनके बाद के जो रूलर्स आए, इनके बाद के जो सक्सेसर्स आए, इन्होंने युद्ध किया और बढ़िया युद्ध किया, युद्ध करके आसपास के एरियाज कैप्चर किए। खासकर पांड्यास और पल्लव डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, इनके जो एरियाज आते थे, इनके अंडर में जो एरिया आते थे, इन्होंने उसको भी छीन लिया, उसको भी कैप्चर कर लिया। राइट, उसके बाद बात करते हैं बच्चे राजा राजवन की। राजा राज चोल थे, ये सबसे पावरफुल चोला रूलर हुए हैं। तो 985 में बच्चे राजा बनते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने मैक्सिमम एरियाज में जो था बच्चे अपना कब्जा जमाया। राज चोला ने, विजय आलिया चोला से शुरुआत हुई थी, उसके बाद किंगडम बढ़ता गया और जब राज चोला बच्चे यहां पे बने राजा, तो इन्होंने इस किंगडम को बहुत माइटी बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया। सबसे बड़े चोल साम्राज्य के बारे की कहानी है बच्चों, है ना। राजा के बेटे जब आए राजेंद्र चोल, राजेंद्र वन या राजेंद्र चोला, तो उन्होंने भी सेम पॉलिसीज पे जो थे बच्चे रूल करना स्टार्ट किया। और जो पूरा गंगा एरिया है, गंगा का नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया, उसके नीचे वाला एरिया है बच्चों, साथ ही साथ श्रीलंका की बात करें एंड इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया के भी जो कुछ देश हैं वहां पे भी अपना कब्जा जमा लिया। चोलास एक चीज के लिए और फेमस है, अपनी नेवी के लिए। आप सोच सकते हो उस जमाने में चोलास ने एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट नेवी को बिल्टअप किया हुआ था, जो इनको एडवांटेज देती थी जब युद्ध पानी पे होता था। राइट, दैट वाज अनदर अमेजिंग अचीवमेंट यू कैन से ऑफ द चोलास। तो राजा राजवन के अंदर और राजेंद्र वन के अंदर जो चोल एम्पायर था वो बहुत वास्ट हो गया बच्चों, और साथ ही साथ बहुत स्ट्रांग भी हो गया। राइट, चलिए, अब जैसे अगर हम बात करें थंजावुर की या गंगाईकोंडा चोलापुरम का जो एरिया है, जो टेंपल्स हैं यहाँ पे, जिनको बनवाया था राजा राज ने और राजेंद्र चोला ने, ये अपने आप में बच्चे बहुत खूबसूरत हैं। तो कभी टाइम मिले तो जरूर से देख के आइएगा। चोल साम्राज्य के जो आर्किटेक्चर है वो आज भी एग्जिस्ट करती है। राइट, चोला टेम्पल्स बिकेम द न्यूक्लियर, मतलब एरिया ऑफ सेटलमेंट्स, जहां पे बच्चों चोला जो मंदिर थे, जहां पे इन्होंने मंदिर बनाए, उसके आसपास शहर बनने स्टार्ट हुए। वहां पे बहुत सारे खूबसूरत कारखाने बनने स्टार्ट हुए, मतलब छोटे छोटे फैक्ट्रीज बनने स्टार्ट हुए। तो आप ये सकते हो कि आप एक जहां पे एक टेंपल स्टैब्लिश हुआ, उसके आसपास का जो रीजन था बच्चे, वो भी बहुत ज्यादा ग्रो किया, बहुत ज्यादा फ्लरिश किया। राइट, एंड टेंपल्स को भी बच्चे बहुत सारी जमीनें दी जाती थी, जो ब्राह्मण रहते थे वहां पे भी उनको जमीन दिया जाता था। तो टेंपल्स के लिए काफी ज्यादा जमीनें डिस्ट्रीब्यूट की हैं चोल साम्राज्य ने। ठीक है, चोल्स के अंदर, पाल्लवास के अंदर, पांड्यास के अंदर, तो बच्चे बहुत सारी, खासकर चोलास को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है। ये चोल साम्राज्य के अंदर बच्चे जो आर्किटेक्चर में अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा वो माइंड ब्लोइंग है। राइट, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बच्चों किस प्रकार से पूरा इंजन चेंज होता है, किस प्रकार से पूरी ज्योग्राफी यहाँ पे चेंज हो रही है। राइट, चलिए देखते हैं, टेंपल्स की बात करते हैं और ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर मतलब ब्रॉन्ज का बना हुआ बड़े बड़े मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, बहुत खूबसूरत से स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे। राइट बच्चों, देखिए, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट who worked at temple and very often lived near it। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक मंदिर के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा? एक मंदिर के आसपास आप क्या देखते हैं जनरली? जब आप मंदिर जाते हैं तो बाहर फूल वाला फूल लगा के बैठा होता है, कुछ लोग प्रसाद बेच रहे होते हैं, है ना। पहले के जो बच्चे साउथ इंडियन मंदिर थे
वहां पे कुछ लोग डांस भी करते थे भगवान की वर्शिप में, है ना, खूबसूरत सा माहौल था। तो ये जितने भी लोग हैं बच्चे, इनकी लाइफ मेंटेन करने के लिए भी तो आपको कुछ खर्चा पानी चाहिए, है ना, तो ये सारा कुछ यहीं से आता था। यानी जो जमीन टेम्पल्स को दी जाती थी, उसके ऊपर अगर कुछ खेती बाड़ी होती थी, उससे जो भी पैसा आता था या जो भी टैक्सेस होते थे, वो इनके वेलफेयर के लिए बच्चों यहाँ पे यूज किए जाते थे, राइट। ये आप बहुत सिंपल सी चीज समझ सकते हैं। टेम्पल्स नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट दे वर ऑल्सो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हब, ठीक है। Among the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive, right? तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है बच्चों की, जो मंदिर है वो सिर्फ पूजा का घर नहीं है, वर्शिप का घर नहीं है, बट एक ऐसा एरिया थे जहाँ पे कल्चर डेवलप होता था। बहुत सारे म्यूजिशियंस वहाँ पे बैठते थे, म्यूजिशियंस बच्चों म्यूजिक बजाते थे, भगवान की आरतियां गाते थे, भगवान के भजन गाया करते थे। कुछ लोग वहाँ पे मूर्तियां बनाते थे बैठ के मंदिर के पास, ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाते थे, राइट। जैसे कि डांसिंग मूर्ति है, डांस करते हुए एक लड़की की मूर्ति बना दी या किसी देवी की मूर्ति बना दी। तो ये सारी चीजें भी बच्चे मंदिरों के साथ साथ ग्रो करना स्टार्ट होती हैं, राइट। चोला साम्राज्य के टाइम की जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, ये फाइनेस्ट मानी जाती हैं वर्ल्ड के अंदर बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम इमेजेस जो थी यहाँ पे बच्चों भगवान की थी, देवी देवताओं की थी, हालांकि कुछ इमेजेस जो थी वो थोड़ी सी जर्नल भी थी, राइट। तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं अबाउट हाउ द थिंग्स यूज्ड टू वर्क, राइट। चलो अभी क्या है, मेरे युद्ध का टाइम हो रहा है, तो युद्ध के टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मस्त मस्त बातें बतानी पड़ेगी। मजा नहीं लाइफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? देखो बहुत देर से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बहुत देर से तुम्हें बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। एक कहानी है बच्चे, इस कहानी की तरह ही सुनो उसको। मजा नहीं लाइफ आ रहा है ना, बस ये बता दो मेरे को, मजा नहीं लाइफ आ रहा है ना बच्चों? बस बढ़िया, ये आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए। मैं देखो हिस्ट्री क्या है बच्चे, हिस्ट्री बहुत लंबी होती है ना, हिस्ट्री बहुत लंबी होती है। कई बार ऐसा लगता है यार कि मतलब यार हिस्ट्री यार क्यों यार, हिस्ट्री यार मतलब क्लास में बैठते हो गए, सोशल स्टडीज का पीरियड हो जाए, है ना, और हिस्ट्री टीचर आ जा रहे हैं यार, मैम फिर आती हैं डेट्स बताने, यहाँ एग्जाम की डेट से फुर्सत नहीं मिल रही, मैम कह रही हैं अकबर कब बने थे राजा, हुमायूं कब भाग गए, अरे मैम 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 डेट्स मैम डेट्स मैम डेट्स मैम डेट्स प्लीज, है ना। बच्चे सोचते हैं इतने लंबे लंबे आंसर याद करने पड़ेंगे, नहीं लिखेंगे तो मैम नंबर काट देंगी, जिंदगी बर्बाद हो गया। फीलिंग्स आती होंगी ऐसी, टेंशन मत लो यार, सर के साथ तुम मस्त कहानी सुनो बेटा। अगर चैप्टर समझ में आ गया ना तुमको, तो तुम जब अपनी बुक्स को पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आसानी होगी चैप्टर को समझने में और आंसर्स को लिखने में, है कि नहीं। चलिए देवियों सज्जनों, शुरुआत करते हैं मेरे साथ इस पर्टिकुलर बात की। चलो भैया आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई इरिगेशन और आर्किटेक्चर। इरिगेशन क्या होता है? जब आप जमीन को पानी देते हैं, खासकर वो जमीन जिसपे खेती बाड़ी हो रही हो, यानी एग्रीकल्चर हो रहा हो बेटा, क्योंकि पौधों को चाहिए पानी, नहीं तो खत्म हो जाती है उनकी कहानी, ठीक है। तो भाई पौधों को चाहिए पानी, नहीं तो खत्म होती है उनकी कहानी। अब जो कावेरी नदी थी उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि लोग गंदगी करते थे। आज के टाइम पे तो लोग पोल्यूशन करते हैं, चिप्स का पैकेट खाया नदी में फेंक दिया, अरे नदी तो है। कोल्ड ड्रिंक पी ऐसे फेंक दी, नदी तो है। चलते चलते ऐसे कुछ भी फेंक दिया, रोड ही तो है ना। तो पहले के लोग ना थोड़ा सुधरे हुए होते हैं, क्योंकि राजा मस्त पनिशमेंट देता था, ठीक है, और राजा के प्रॉपर रूल्स लोग फॉलो करते थे, लोग मानते थे भैया जगह को गंदा नहीं करना चाहिए, राइट। आज ऐसे लोग जैसे नहीं थे, गंदगी मचा रहे हैं। तो बच्चों कावेरी नदी के ना कई सारे ब्रांचेस थे, मतलब कावेरी नदी का जो पानी है उसको अलग अलग चैनल्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ था, राइट। जिससे कि अब जो कावेरी नदी का जो पानी है बच्चों, इससे आसपास के जो एरियाज हैं जहां पे एग्रीकल्चर होता है उनको ठीक ठाक पानी अवेलेबल हो सके, ठीक है। बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, these channels overflow frequently, depositing fertile soil on the banks. Water from the channels provide the necessary moisture for agriculture. तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, ये जो छोटे छोटे चैनल्स मतलब रूट्स, मान लीजिए कि एक नदी है, ये मेरी कावेरी नदी है, इसके पानी को मैंने डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा इधर 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 डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक साथ पानी तो आप ले नहीं जा सकते नदी का, तो नदी को पानी को डाइवर्ट करने के लिए मैंने कुछ डायरेक्शंस बनाए, कुछ रूट्स बनाए। कई बार इसमें जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो पानी के साथ मिट्टी भी होगी बच्चे, तो मिट्टी जो है आसपास ओवरफ्लो कर जाती है। आसपास अगर ओवरफ्लो कर गई तो मिट्टी जो है अच्छी खासी जमीन पे जम गई जाके, बट वो मिट्टी काफी फर्टाइल होती थी, काफी बढ़िया होती थी। इससे क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर की जमीन है, जो खेती बाड़ी की जमीन है, उस पर अच्छी खासी फर्टाइल मिट्टी मिल जाती थी उनको, है ना, और वहां पे ठीक ठाक सा प्रोडक्शन हो जाता था। यानी कि बहुत सिंपल सी बात, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो क्रॉप्स अच्छी तरीके से उगेंगे उसमें, राइट। तो ये एक बेनिफिट था कि कावेरी के जो पानी था उसके साथ जो मिट्टी थी वो आसपास के एरियाज में जो है बच्चे सेटल होती थी, और जिसके चलते जो था अच्छा खासा एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता, राइट। Although agriculture had developed in parts of Tamil Nadu, it was only from 5th और 6th century कि ये एरिया लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए ओपन हुआ। यानी पहले कहने का मतलब है
पहले जनरली जो एग्रीकल्चर था तमिलनाडु रीजन में वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए करते थे, यानी अपने खाने पीने की नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जब चोल साम्राज्य आया या बाकी किंगडम्स आए, उस जमाने में क्या हुआ बच्चों कि जो एग्रीकल्चर था उसको थोड़े बड़े स्तर पे किया जाने लगा, बड़े लेवल पे किया जाने लगा, जिससे मल्टीपल नीड्स को हम सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, चलिए irrigation. Forests had to be cleared in some regions, while the land to be leveled in other areas. In delta region, embankments had to be built to provide flooding and canals to carry water. देखो बहुत सिंपल सी बात है, चोल साम्राज्य के टाइम पे बच्चों कैनाल्स और डैम्स बने। जो डैम्स आज आप देखते हो, डैम क्यों बनाते हैं हम लोग? ताकि नदी का जो पानी है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसके फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, और जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही आसपास के रीजन्स में हम लोग शेयर कर पाए, राइट। तो उस जमाने में भी बच्चों जो डेल्टा वो एरिया होता है जब नदी समुद्र से मिलने जा रही होती है, तो लास्ट जो पॉइंट होता है बच्चों वो कहलाता है डेल्टा। तो वहां पे इन्होंने डैम्स वगैरह बना रखे थे ताकि अगर कभी बाढ़ आया, नदी का पानी बढ़ जाए, तो उस केस में आसपास के एरियाज खराब ना हो, और साथ ही साथ उस पानी को, उस पर्टिकुलर बच्चे जो वाटर है उसको डाइवर्ट किया जा सके आसपास के एरियाज के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। बहुत सारे एरियाज में बच्चों साल में 2 तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते थे, 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर। मेनी केसेस, कई बार जरूरी होता था कि क्रॉप्स को आर्टिफिशियली भी उगाया जाए, यानी इरिगेशन के थ्रू उगाया जाए, और कई बार जो था बच्चे क्रॉप्स नेचुरली ग्रो करते थे। ठीक है, बिल्कुल नेचुरली ग्रो करते थे। वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन। कुछ एरियाज में कुएं खोदे जाते थे, कुछ एरियाज में बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे जिसमें बारिश का पानी जमा होता था, उस बारिश के पानी को अच्छी तरीके से यूज किया जाता था, राइट। तो ये सारी चीजें बच्चों याद रखिए। तो आप सोच सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे चल रहा है कि बारिश के पानी का अच्छी तरीके से यूज किया जाए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बच्चे जो इरिगेशन के काम है, दैट रिक्वायर्ड प्रॉपर प्लानिंग, लेबर, है ना, तो ये सारी चीजों को बच्चे जो था मैनेज किया जाता था। जो नए रूलर्स आए, जो नए लोग थे, उन्होंने मिलजुल करके बच्चों अच्छी तरीके से इस पूरे चीज को मैनेज किया, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, जमीन का प्रॉपर चेकिंग जरूरी है कि कितनी फर्टाइल जमीन है, पानी ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो इस सारी चीजों को मिल करके जो नए राजा थे, जो नए लोग थे, उन्होंने कोलैबोरेटिवली बच्चे ये सारे इंतजाम किए जिससे एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके, बढ़िया तरीके से किया जा सके, और लोग भी मस्त एकदम खुशहाल रहे, है ना। चल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे थोड़ी सी, है ना, एंड उसके बाद थोड़ा हम लोग फिर वाइंड अप करेंगे क्लासेस को। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चे किसी एरिया को मैनेज करना, अच्छे से मैनेज करना। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जहां पे फार्मर्स रहते थे, है ना, जो फार्मर्स के गांव थे, उन एरियाज को हम कहते थे उर। क्या कहते थे बच्चों? फार्मर के जो विलेजेस थे उस एरिया को हम कहते थे उर। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। ठीक है, उर क्या है बच्चे? उर विलेज है, उर एक तरीके का गांव है, और जब आप 3-4 गांव मिला देते हो तो 3-4 गांव मिला करके जो एरिया बनता था वो कहलाता था नाडू। ठीक है, एक विलेज काउंसिल थी और एक नाडू की अपनी काउंसिल थी, ग्रुप था, जहां पे लोग सारे प्रॉपर चीजों को मैनेज करते थे। जैसे आज के जमाने में विलेज पंचायत होती ना बच्चे, पंचायत का काम होता है कि गांव की जितनी भी एक्टिविटीज उसको ठीक से मैनेज करना, राइट। तो उस टाइम पे बच्चों इस तरीके की पंचायत और काउंसिल्स होते थे। ठीक है, तो इनका बेसिक फंक्शन था कि बच्चे जस्टिस को डिलीवर करना, टैक्सेस को जो है ना लगाना, या टैक्सेस कलेक्ट करना, ये सारे फंक्शंस बच्चों इनको कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जो रिच पेजेंट्स थे यहाँ पे, जो रिच फार्मर्स थे बच्चों, द रिच पेजेंट्स और द रिच फार्मर्स, ठीक है, वेलाला कास्ट के, दे एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल, यानी अच्छा खासा कंट्रोल था इनका। ठीक है, नाडू के ऊपर, नाडू क्या था? डिस्ट्रिक्ट्स थे, नाडू के ऊपर अच्छा खासा मजबूत कंट्रोल इन्होंने बना रखा था, राइट। चोल किंग की अगर हम बात करें तो चोला जो थे उन्होंने जो जमींदार थे, जो कम अमीर जमींदार थे बच्चों, उनको भी कुछ टाइटल्स दे रखे थे। फॉर एग्जाम्पल मूवेंडवेलन। मूवेंडवेलन का मतलब होता है एक ऐसा फार्मर जो कि 3 राजाओं की सर्विस करता हो, 3 राजाओं के राज दरबार में अपनी सर्विसेज देता हो। ठीक है, मतलब उनको सर्व करता, राइट। एज अ मार्कर, या फिर अरैयर, अरैयर का मतलब होता है हेड या चीफ, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद इंपॉर्टेंट ऑफिसेस, राइट। यानी चोला राजा जो थे उन्होंने भी कुछ जो रिच लैंड ओनर्स थे, जो अमीर जमींदार थे, उनको एज आउट ऑफ रिस्पेक्ट कुछ टाइटल्स दिए हुए थे, और साथ ही साथ उनको अच्छे प्रोफाइल्स भी दिए जाते थे, अच्छी पोजीशंस दी जाती थी, है ना, अच्छी पोजीशन दी जाती थी अपने एम्पायर के अंदर, राइट, जो कि वो उन प्रोफाइल पे बैठे, उन पे अपना काम काज संभाले, ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमारे इन जमींदारों को दिया जाता था, राइट। चलिए, ब्राह्मणों की भी बच्चे काफी बड़े अमाउंट्स में लैंड ग्रांट्स मिलती थी, जिसको हम ब्रह्मदेय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मणों को भी काफी बड़ी बड़ी जमीनें गिफ्ट की जाती थी,
और ऐसे जमीनों को हम कहते थे ब्रह्मदेव, ठीक है। That lead to emergence of large number of Brahman settlements in कावेरी वैली, ठीक है। इसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारे ब्राह्मण आपको कावेरी नदी के आसपास देखने को मिलेंगे। तो जब ब्राह्मणों को जमीनें दी जाने लगी, ब्राह्मण फैमिलीज आके वहां रहने लगी, तो पूरे एरियाज बच्चों ब्राह्मणों से फिल हो गए, राइट। तो ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग वहां पे आकर के बस गए, आकर के रहने लगे। चलिए, हर ब्रह्मदेव मतलब द लैंड गिवन टू फार्म द ब्राह्मण was looked after by an assembly और सभा of prominent ब्राह्मण और लैंड होल्डर्स, जो कि काफी अच्छे से काम करते थे। यानी हर एक जो ब्रह्मदेव था, यानी जो जमीन ब्राह्मणों को दी जाती थी, उसकी देखभाल करना, उसका अफेयर्स को मैनेज करना एक प्रॉपर ग्रुप करता था, जो कि इंपॉर्टेंट ब्राह्मण से, जो कि जाने माने ब्राह्मण से उनका एक ग्रुप था। वो इसको अच्छे से मैनेज करते थे, यहाँ के लोगों के नीड्स को देखते थे एंड चीजों को वर्कआउट करते थे, राइट बच्चों। तो इनके डिसीजंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया है, कई बार मंदिरों की दीवारों पे लिखे हुए हैं, कई बार पिलर्स पे लिखे हुए हैं। तो जो जो डिसीजंस उस जमाने में लिए जाते थे, उस टाइम की सोसाइटी में लिए जाते थे, वो सारी चीजें बच्चों कहीं ना कहीं आपकी मांग है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं, हम लोग खत्म ही करने वाले हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद एक सवाल आएगा, फिर मैं आपसे बाय बाय बोलूंगा। तो लास्ट बच्चों आखिरी पॉइंट चल रहे हैं। मुझे पता है हिस्ट्री थोड़ी लंबी है बाबू मोशाय, आज थोड़ी लंबी है, तो एक बार फोकस कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, जो ट्रेडर्स के ग्रुप थे, ट्रेडर्स के एसोसिएशंस थे, उनको हम कहते थे अनाग्राम्स। क्या कहते थे बच्चों? अनाग्राम। ऐसे ट्रेडर कौन होता है? बिजनेस करने वाला आदमी, व्यापारी। उनके ग्रुप को हम क्या कहते थे? अनाग्राम कहते थे। ये भी बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे शहरों के अंदर, राइट। चलिए, इंस्क्रिप्शंस अगर हम बात करें, चिंगलेपोर डिस्ट्रिक्ट में जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं तमिलनाडु के अंदर, ये काफी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से काउंसिल काम करती थी, किस तरीके से ग्रुप जो था वो काम करता था, राइट। जो सभा थी, काउंसिल जो काम करती थी। चलिए, सभा के पास अलग अलग कमेटी थी जो अलग अलग काम संभालती थी। यानी एक सभा है, जैसे हमारी सरकार होती है, शहर के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उसने अलग अलग काम डिवाइड किया होता है। कोई सड़कों की सफाई करता है, कोई गार्डन को मेंटेन करता है, कोई ड्रेन्स वगैरह क्लीन करता है। हर एक का अपना अपना काम है। तो बच्चे इन्होंने भी ऐसा एक काम बांट रखा था। कोई खेती बाड़ी देखेगा, कोई गार्डन देखेगा, कोई टेम्पल का मेंटेनेंस देखेगा। तो इस तरीके से सबको कुछ 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 काम डिवाइडेड थे यहाँ पे, राइट। अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सी बात है, ये एक वोटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता था। क्या होता था कि मटके में ऐसे पेपर की चिट्स या पत्ते की चिट्स पे नाम लिखे जाते थे, जो लोग इंटरेस्टेड थे इस कमेटी का पार्ट बनने के लिए, और वो चिट्स डाल दी जाती थी। फिर एक बच्चा आता था, उसमें रैंडम चिट उठाता था और उस चिट के हिसाब से लोगों को चूज किया जाता था। तो आप ये कह सकते हो कि एक वोटिंग सिस्टम था जिसके थ्रू यहाँ पे लोगों को चूज किया जाता था फॉर द कमिटीज। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग सिस्टम, राइट। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किस तरीके से जो एम्पायर्स हैं, जो किंगडम्स हैं, वो बिल्ट हुए। हमने बात की महमूद ऑफ गजनी की। हमने देखा कि कुछ लोगों ने लड़ाइयां की सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ लालच के चक्कर में। हमने ये देखा कि चोल साम्राज्य ने भारत के कल्चर को कितना एनहांस किया, टेम्पल्स बनवाए, खूबसूरत टेम्पल्स बनवाए, एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया। हमने राजपूतों की, पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनी, और बहुत सारे एक कॉमन वे ऑफ लाइफ सीखा बच्चे कि किस तरीके से जो किंगडम्स है, नए नए राज्य हैं, वो हिस्ट्री के अंदर आते चले गए, राइट। और क्या क्या चेंजेस वो सोसाइटी के अंदर लेके आए। आज की हमारी क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन, एक अंतिम प्रश्न है, तो जल्दी से 4 सेकंड्स आपके पास, फटाफट से शुरू हो जाओ। ग्रांट्स रिसीव्ड बाय ब्राह्मण्स वर कॉल्ड। ग्रांट्स में एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं बच्चों, यहाँ ग्रांट्स का मतलब लैंड ग्रांट्स है, ठीक है, जमीन की बात हो रही है। लैंड ग्रांट्स रिसीव्ड बाय ब्राह्मण्स वर कॉल्ड डैश ब्रह्मदेव, ब्रह्ममुहूर्त, निकाय, निष्का। 4 ऑप्शंस और 4 सेकंड से टाइम स्टार्ट्स। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10, टिक टिक 11, टिक टिक 12, टिक टिक 13, टिक टिक 14। वाह, क्या बात है। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर इज ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव इज द करेक्ट आंसर। लैंड ग्रांट, जमीनें जो कि ब्राह्मणों को दी जाती थी, राइट। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त आपने जवाब दिया है, बहुत ही जबरदस्त, मेरे को बहुत ही मजेदार आंसर दिया है। चलिए, तो बच्चे आपसे मुलाकात होगी जनरली शायद मेरी ट्यूसडे को, राइट। तो तब तक के लिए आज की वीडियो को एंजॉय करिए बच्चे, आज की कहानी को एंजॉय करिए। बहुत सारी प्यारी कहानी, पता ही नहीं चला आपसे बात करते करते कब इतना टाइम निकल गया। चलो, इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा। ओहो, तो इसी के साथ पी के कॉक वाली चाय आपको बोलने का टाइम आ गया है, बाय। तो ये वाली शायरी शायद बेटर है ना? हाँ, तो भैया इसी के साथ पी के कड़क वाली अदरक चाय आ गया है टाइम आपको बोलने का, बाय। तो मिलते हैं बच्चों अगले उसमें। अभी मुझे युद्ध पे जाना है, मेरा घोड़ा वापस आ चुका है और राजा भी चला गया है जो तलवार लेके मेरे पीछे भाग रहा था। तो चलो भैया मैं जाता हूँ, घोड़ा कहाँ है भाई, आ जाओ जल्दी आओ। हाँ, तो मैं मेरे घोड़े पे बैठ गया हूँ, जा रहा हूँ, तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, आंसर्स ऑन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू। बाय बाय, चलो भाई युद्ध करने चलो।